आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2020 जो जून का करंट अफेयर्स हम देख रहे थे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो 5 जून जो 2020 है उसके करंट अफेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो ये रिपोर्ट क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में देशों पर कोविड-19 के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया कि कोविड-19 से किस प्रकार से लड़ा जा सकता है और किस प्रकार से हम आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अत्यधिक असुरक्षित है। वे स्वास्थ्य संकट, प्रतिबंध, पर्यटन, गिरते व्यापार, पूंजी के बहिर्वाह और कमोडिटी की कीमतों का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इन देशों में 3% से 8% उत्पादन में नुकसान होने की उम्मीद है। इस वर्ष कोविड-19 के कारण लगभग 60 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी की ओर धकेला जा सकता है। मंदी के कारण वित्तीय संकट संभावित उत्पादन को 8% कम कर देगा। अनुशंसाएं की बात करें कि क्या क्या इससे तो हम बात करते हैं, तो इसकी निम्नलिखित जो सिफारिश है उसके बारे में बात करते हैं। तो यह रिपोर्ट बेहतर नीति विकल्प बनाने का सुझाव देती है। इसमें अधिक ऋण पारदर्शिता, नकदी सुरक्षा का विस्तार और डिजिटल कनेक्टिविटी में तेज प्रगति शामिल है। स्वास्थ्य आपात स्थितियों को संबोधित करने के साथ साथ दीर्घकालिक बढ़ावा देने की नीतियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इससे व्यवसाय के लिए माहौल में सुधार, शिक्षा के परिणामों में वृद्धि और शासन में सुधार शामिल है। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड बैंक ने की है कि 60 मिलियन जो लोग हैं वो क्या होंगे, गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे और मंदी के कारण क्या होगा, वित्तीय संकट आ सकता है। और पर्यटन और प्रतिबंध जो भी सारे गिरते व्यापार हैं, सारा क्या हो रहा है उसी के हिसाब से क्या हो रहा है कि 60 मिलियन जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। और इसी के चलते हम क्या कर सकते हैं, नई जो अनुशंसाएँ, नई सिफारिशें जो की गई हैं, नकदी सुरक्षा का विस्तार करना और ऋण पारदर्शिता को बढ़ावा देना, इसी के साथ में जो व्यवसाय का माहौल है उसमें सुधार होगा, शिक्षा के परिणाम में वृद्धि होगी और शासन में भी सुधार आएगा। तो कोविड-19 जो मेन मुद्दा इस पे रहा, वो कोविड-19 के चलते आर्थिक जो समीक्षा है उस पे विचार किया गया है। आगे हम इसमें बात करते हैं तो आपात स्थिति में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आगे हम दूसरा जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है और कब से स्टार्ट किया गया है और इसकी थीम क्या है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरूक बनाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो विषय है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी रहा है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो वर्ष 1974 से इस दिवस को दुनिया भर में मनाने की शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों जैसे समुद्री प्रदूषण, समुद्र के अंदर जो प्रदूषण है, कचरा वगैरह डाल देते हैं लोग, प्रदूषण कर देते हैं, तो वो प्रदूषण रोकना, जनसंख्या विस्फोट को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको कम करना, सतत उपभोग तथा वन्य जीव अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा। और इस दिवस को विश्व भर में 143 देशों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन पर की गई थी। तो विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तो 2020 की जो थीम है वो क्या होगी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहेंगे कि समुद्र के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग और सतत उपभोग, उनके प्रति जागरूकता फैलाना है। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं, कैबिनेट ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के गठन के लिए मंजूरी दी है। तो 3 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस समूह में भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ भी होंगे। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो इससे क्या होगा, यह समूह वैश्विक निवेशकों को निवेश सहायता प्रदान करेगा। यह विभिन्न विभागों, मंत्रालयों में सरकार की ओर से समय पर मंजूरी सुनिश्चित करेगा। इस समूह में नीति आयोग के सदस्य, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव आदि इसके अंदर शामिल होंगे। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल भी इस समूह का एक हिस्सा होगा। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो सेल है वो क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल निवेश योग्य परियोजनाओं का ध्यान रखेगा। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के समन्वय को स्थापित करेगा। इससे देश में निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास में मदद मिलेगी। और एफडीआई होता है फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में इसमें उसका प्रभाव बढ़ेगा। संयुक्त सचिव के पद से
ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको परियोजना विकास प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो एफडीआई क्या होती है, फॉरेन डेवलपमेंट जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में जो फॉरेनर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक एफडीआई के अंदर आता है। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल क्या है, इसके बारे में कई बार चर्चा का विषय बन जाता है। और ये जो आर्थिक समस्या है ये क्या किस लिए की गई है, ये आर्थिक समस्या, ये जो सम्मेलन है ये इसलिए किया गया है, कैबिनेट जो डिसीजन है ये इसलिए किया गया है ताकि जो विदेशी जो निवेशक हैं वो भारत के अंदर अपना निवेश कर सकें और उनको आकर्षित करना कि क्या क्या नई नई योजनाओं के द्वारा उनको आकर्षित करना और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए ये सम्मेलन किया गया है। आगे हम चर्चा का जो विषय रहेगा तो वो हम बात करते हैं आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्माकोपिया आयोग की फिर से स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो फार्माकोपिया क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसका महत्व क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, इसके सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 4 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्माकोपिया आयोग को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए उपयोग को आयोग को फिर से स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय कर इस आयोग का गठन किया गया है। यह 2 केंद्रीय प्रयोगशालाएं 1975 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित की गई थी। यह आयोग एक स्वायत्त निकाय है जो आयुष मंत्रालय के तहत संचालित होता है। यह 2010 से परिचालन में है। विलय के बारे में अगर बात करूं तो यह विलय संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन करेगा और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक दवाओं के परिणामों में भी बढ़ाएगा। इस विलय के बाद आयोग को मंत्रालय के तहत पर्याप्त प्रशासनिक ढांचा तैयार करना होगा। महत्व की अगर बात करें तो फार्माकोपिया क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फार्माकोपिया एक होता है दवा बनाना। इसका अर्थ क्या होता है, दवा बनाना। भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के फार्माकोपिया आयोग को फिर से स्थापित किया है। यह आयोग तकनीकी जनशक्ति अवसंरचना सुविधाओं, वित्तीय संसाधनों का अनुकूलन करने में मदद करेगा। तो मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य है, जो आयुर्वेद को और होम्योपैथी को और जो एलोपैथिक है, इन सभी को आपस में मिलाना है और यूनानी जो पद्धति है उसके द्वारा दवाएं हैं उनका निर्माण करना है। तो इन सभी को क्या किया है, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी दवाएं जो हैं उनका परिणाम बढ़ेगा और अच्छा परिणाम मिलेगा। और सभी को एक साथ इनको कोविड-19 के चलते इनको एक साथ सम्मिलित किया गया है और सम्मिलित करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें प्राप्त होंगे। आगे हम बात करते हैं कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में कोहाला पन बिजली परियोजना को लागू करने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत कार्यान्वित की जा रही है। तो कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है चीन और पाकिस्तान की एक संयुक्त परियोजना है जो कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पर ये लागू की गई है। तो आगे हम बात करते हैं मुख्य बिंदु के। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोहाला पन बिजली परियोजना स्थापित कर रहा है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए ट्राईपार्टाइट गोर्जेंस कॉरपोरेशन, प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और पाक अधिकृत कश्मीर के प्राधिकरणों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के बारे में तो ये परियोजना क्या है, ये परियोजना झेलम नदी पर निर्मित की गई है जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी होती है, झेलम नदी। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को 5 बिलियन यूनिट स्वच्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रदान करना है। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन से कार्बन क्रेडिट अर्जित करेगी। भारत का रुख क्या है इस परियोजना को लेकर, तो भारत क्या कर रहा है कि भारत ने पहले गिलगित बाल्टिस्तान में बांध बनाने की पाकिस्तान की योजना का विरोध किया था। साथ ही भारत का कहना है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं उचित नहीं है, वहां वह परियोजना नहीं बना सकता। अब हम बात करते हैं कि झेलम नदी क्या होती है। झेलम नदी पंजाब की जो 5 नदियां हैं उनमें सबसे पश्चिमी जो नदी है वो झेलम नदी है और ये सिंधु की सहायक नदी है। तो इस परियोजना से भारत का रुख जो है चीन और पाकिस्तान से मतलब उनको परियोजनाएं नहीं करने देना है और
बात ये है कि जो पाकिस्तान है वो अधिकृत कश्मीर में ये परियोजना चला रहा है, जो कि एक गलत है और वहाँ पर अवैध कब्जे पर ये परियोजना नहीं हो सकती। तो भारत इस बात पे अडिग है। आगे हम बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अध्ययन फिर से शुरू किया है। 4 जून 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह पता लगाने पर अपने नैदानिक परीक्षणों को फिर से शुरू किया है क्या कोविड-19 के उपचार में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा प्रभावी है। तो मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूं तो मलेरिया की जो दवा है HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर नैदानिक परीक्षण पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी प्रभावकारिता की चिंताओं के चलते रोक दिया गया था। ट्रायल क्यों टाल दिए गए, तो इसकी हम बात करते हैं। मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्लिनिकल परीक्षण रोक लगा दी गई थी। WHO ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बारे में चिंता व्यक्त की है कि वे बिना चिकित्सीय मार्गदर्शन के ये दवा ले रहे हैं। तो ये इसलिए रोक दिया गया था कि लोग बिना किसी चिकित्सक परामर्श के द्वारा ये दवा लेने लग गए थे। अब फिर से परीक्षण क्यों शुरू किए गए हैं? दवाओं के उपयोग के परिणामों को विश्लेषण करने के लिए परीक्षणों को रोक दिया गया था। WHO द्वारा गठित बोर्ड ने कोविड-19 के उपलब्ध मृत्यु आंकड़ों की समीक्षा की है और पाया कि परीक्षणों को रोकने के लिए कोई कारण नहीं है। इस परीक्षण में 35 देशों के 400 से अधिक अस्पताल भाग ले रहे हैं। इसमें गुजरात के अस्पताल भी शामिल हैं। मुद्दा शुरू क्यों हुआ, वापस इसका परीक्षण क्यों किया जाता है? तो अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और लेसेंट जैसे अन्य मुख्य पत्रिकाओं ने चिकित्सा पेशेवर की सलाह के बिना दवाओं के उपयोग के बारे में चेतावनी दी थी। इस प्रकार WHO ने सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाए कि अब तक दवा की सफलता दर के आधार पर परीक्षणों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के जो परीक्षण है वो रोक दिया गया था क्योंकि बिना चिकित्सक परामर्श के लोग इस दवा को यूज कर रहे थे। और ये जो अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन और लेसेंट जैसे मुख्य पत्रिका हैं उन्होंने सिफारिश की थी कि इस दवा को बंद किया जाए क्योंकि लोग बिना किसी चिकित्सक परामर्श के इस दवा को ले रहे हैं और ये बहुत घातक हो सकता है। तो ये एक मलेरिया की दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। भारत वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हुआ। तो भारत ब्रिटेन के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हो गया है। भारत इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 50 देशों में से एक बन गया है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो यह शिखर सम्मेलन GAVI वैक्सीन अलायंस के लिए कम से कम 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ब्रिटेन वर्तमान में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश ने कोविड-19 वैक्सीन खोज का समर्थन करने के लिए एक वैक्सीन टास्क फोर्स का भी गठन किया है। तो GAVI क्या है, वैक्सीन अलायंस क्या है? तो GAVI गठबंधन 2000 में यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विश्व बैंक, अनुसंधान एजेंसियां, वैक्सीन निर्माताओं और कई अन्य निजी क्षेत्र के भागीदारों की भागीदारी के तहत स्थापित किया गया है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना है, देशों को सतत विकास लक्ष्यों के करीब लाना है। 2014 में भारत एक प्राप्तकर्ता से दाता देश बन गया है। अब तक भारत ने इस अलायंस में 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। तो GAVI जो है उसके बारे में यहाँ पर जो कि गठबंधन कब बनाया गया था, 2000 में बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था? यूनिसेफ, WHO और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विश्व बैंक और अनुसंधान एजेंसियाँ और वैक्सीन निर्माताओं द्वारा एक साथ मिलकर ये बनाया गया था। भारत जो है इसमें शामिल हो गया है। जो इसके अंदर जो टोटल जो देश हैं वो 50 देश हैं और इसका नेतृत्व करने वाला जो देश है वो ब्रिटेन है। और ये शिखर सम्मेलन है। GAVI एक वैक्सीन अलायंस है जो कम से कम 7.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर का फंड जुटाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये कोविड-19 के चलते इस एक वैक्सीन टास्क फोर्स बनाई गई है और GAVI गठबंधन 2000 में ही बनाया गया था और इसका जो नेतृत्व करता है वो ब्रिटेन करता है। तो इस अलायंस में भारत ने 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है और ये एक वैक्सीन जो बनाना है कोविड-19 के चलते इसकी वैक्सीन जो बनानी है उसके लिए ये शिखर सम्मेलन किया गया है। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं कि विश्व आर्थिक फोरम 2 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। तो 3 जून 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषणा की कि यह द ग्रेट रीसेट थीम क्या है इसकी? द ग्रेट रीसेट के तहत दावोस में अपने अगले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। फोरम ने शिखर सम्मेलन को एक यूनिक ट्विन समिट नाम दिया है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो विश्व आर्थिक मंच का 51वां वार्षिक शिखर